क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सेक्शन 5 जो बेसिक एलिमेंट बताता है प्रॉपर्टी को कन्वे या ट्रांसफर करने के बारे में बताता है, तो हमें पता चला प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो लिविंग होने चाहिए, जीवित व्यक्ति होने चाहिए। इंटर बाइवर्स ट्रांजेक्शन होना चाहिए फ्रॉम लिविंग पर्सन, फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। सेक्शन 5 इस बारे में डिटेल चर्चा जो है वो हम कर चुके हैं। इसका एक्सेप्शन एक तरीके से आपने देखा था सेक्शन 13, जहां हमने बात की थी कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। ऑल्दो सेक्शन 5 सेज, सेक्शन 5 ने क्या कहा था यहाँ पर, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? शुभेंद्र, रेया, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। यस मैम, आ रही। तो देखिए सेक्शन 5 का एक्सेप्शन, जब आपने सेक्शन 13 जाना तो वहां आपने जाना कि यूं तो लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करने की बात टीपीएक्ट सेक्शन 5 कहता है, लेकिन इसका अपवाद धारा 13 है, जहां कहा गया है कि अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, जो अभी लिविंग पर्सन नहीं है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 13 में हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो सारी कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि सेक्शन 13 की रिक्विजिट्स क्या है। आपने जाना था कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एब्सोल्युटली किया जाएगा, उसे फॉर लाइफ नहीं किया जा सकता। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का जो डॉक्ट्राइन था उसमें भी हमने जाना कि जब आप एक अनबॉर्न पर्सन को राइट दे रहे हो तो एब्सोल्यूट दे रहे हो, तो इसका मतलब किसी उसके बाद दूसरे व्यक्ति को आप उस राइट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी राइट्स आपने उसी अनबॉर्न को दे दी। किसी अनबॉर्न को फॉर लाइफ ट्रांजेक्शन अगर किया गया है तो वो वैलिड नहीं है। इसके बाद आपने सेक्शन 14 जाना था, जिसमें हमने जाना कि जब हम किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कितने समय के लिए उस व्यक्ति के पास जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, है ना। ए ने बी को प्रॉपर्टी कैसे दिया, रेस्ट्रिक्शन आपको याद होगा, ए ने बी को प्रॉपर्टी कैसे दी थी, आजीवन काल के लिए, फॉर लाइफ दी थी। उसके बाद सी जो कि कौन है, अनबॉर्न, उसको कैसा दिया था, एब्सोल्यूट दिया था। तो हमने कहा था कि ये ही ट्रांजैक्शन सेक्शन 13 की रिक्विजिट को पूरा करता है तो ये वैलिड माना जाएगा। तो सेक्शन 14 ने ये कहा कि आप यहाँ पर सी नाम के व्यक्ति को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है उसे मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रोक सकते हो। तो हमने बात की थी कि जब तक इसका मेजोरिटी का टाइम पीरियड नहीं आ जाता, जब तक ये मेजर नहीं हो जाता, यानी 18 साल की उम्र तक, हम उसे ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, ये हित निहित होना रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर परपेचुटी मतलब हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए ऐसा रोका जाना नहीं हो सकेगा। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकेगा, जो कि क्या है, लीज ऑफ मेजर। ये किसने बताया, धारा 14। सेक्शन 20 ने आपको बताया कि अनबॉर्न पर्सन जैसे ही जन्म ले लेता है बाय बर्थ ही उसे कौन सा इंटरेस्ट मिल जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित हित मिल जाता है। क्लियर हुआ? कोई क्वेरी यहाँ तक? सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने बात की थी कि अनबॉर्न पर्सन को यहाँ पर जन्म लेते ही किस मिल गया है, तो अब अधिकारी हो गया, चाहे प्रॉपर्टी उसके पास पोजेशन लेटर ऑन है, तो ही हैज राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन दैट सामने वाला जो परचेजर है उसके पास भी ये सिचुएशंस है कि अभी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेटर ऑन ही मिलेगा, फॉर लाइफ बी के पास। गॉट इट? तो हमको यहाँ तक जाना। अब इसी सीक्वेंस में आप जानेंगे सेक्शन 15 से लेके 19, 15 और 16 जो है वो एक तरीके से इस
प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस को डील विद करते हैं, है ना। सेक्शन 15 बात करेगा किसी क्लास ऑफ पर्सन्स की बात करेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करेगा। तो आप लोग अपने बैग भी लीजिए साथ में और एक नोटबुक भी रखिए, क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस यहाँ हम बात करेंगे उसका थोड़ा सा ब्रीफ आप अगर नोट कर लेंगे चार्टिंग पे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेक्शन 16 कहता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट फेलियर हो गया है, क्या सिचुएशन हुई, उसके बाद वाले की क्या स्थिति है, मतलब एक ग्रुप अगर फेल हो गया तो उसकी क्या सिचुएशन हुई। 1929 से पहले इसका सिचुएशन पूरा डिफरेंट था, अभी ये सिचुएशन अलग है। 1929 में जो अमेंडमेंट हुआ टीपी में वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन अगर बात करते हैं, अब आपको यहाँ कीवर्ड कौन सा याद रखना है, क्लास। जोड़ना किससे है, 13 से जोड़ के देखना है। सेक्शन ये जो अभी सेक्शन पढ़ रहे हैं कुछ अलग नई चीज नहीं आएगी आपके सामने, आपके सामने वो 13, 14, 20 ये चीजें का ही जो है टॉपिक वही चल रहा है। तो आपको माइंडसेट रखना है सेक्शन 13, 14, 20 की जो भी एसेंशियल्स थे ना वो कंफ्यूजन हो। अब अपन सेक्शन 15 जब पढ़ रहे हैं जो कि बात करता है एक क्लास की, एक ग्रुप की, एक समूह की। कौन सा समूह, ऑब्वियसली किससे जुड़ा हुआ है, 13। 13 क्या बात करता है, अनबॉर्न पर्सन से। तो अनबॉर्न पर्सन का एक ग्रुप है जिसको कि हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें से कुछ इंटरेस्ट फेलियर हो रहा है, तो क्या उसका प्रभाव बाकी पे भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे ए मेड अ ट्रांसफर टू बी फॉर लाइफ। ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया बी को उसके आजीवन काल के लिए, मतलब इसको लिमिटेड राइट दे दी। उसके बाद बी के जो चिल्ड्रन हैं जो कि कौन है, अनबॉर्न, उनके नाम पे दे रहा है। अब कितने बच्चों के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, बड़े के लिए, छोटे के लिए। यहाँ पे इसने क्या कहा, डॉटर्स, भेदभाव कर दिया। जो बेटियां हैं उनको फॉर लाइफ, डॉटर्स होती है बी की अभी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, बी को फॉर लाइफ दे रहा है। और क्या कह रहा है, बी के जो बच्चे होंगे उनमें जो बेटियां होंगी उसकी, उनको तो फॉर लाइफ ही जाएगा। ये एक्ट जब ड्राफ्ट हुआ था काफी पुरानी बात है ना, इलस्ट्रेशन ये ज्यादा काम आता है क्योंकि वहां उनको दूर रखा गया था इन सारे अधिकारों। और अगर कोई बेटा होता है तो उसको क्या जाएगा, एब्सोल्यूट। ये कौन सी कैटेगरी है, ये क्लास कौन सी है, अनबॉर्न पर्सन्स की क्लास है। ग्रुप मतलब एक व्यक्ति को नहीं दे रहा, वो कोई ग्रुप की बात कर रहा है, जिस ग्रुप में कुछ लोगों को इंटरेस्ट तो दे रहा है फॉर लाइफ, कुछ को दे रहा है एब्सोल्यूट। अब आपने क्या पढ़ा, क्या यहाँ पे फॉर लाइफ अनबॉर्न पर्सन को दिया जा सकता है, गड़बड़ नहीं लग रही, कुछ लग रही है ना, कौन सी सेक्शन की गड़बड़ लग रही है, सेक्शन 13 ने मना कर दिया था आपको पहले, फॉर लाइफ ट्रांजेक्शन तो गड़बड़ है, इट्स नॉट पॉसिबल, इसको नहीं कर सकता। ये वाला वैलिड है, सन को जो किया, मतलब उस ग्रुप में, उस क्लास में कुछ का तो इंटरेस्ट वैलिड नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, 14, क्योंकि वो 13, 14 का वॉल्यूशन कर रहा है। तो अगर उसका वॉल्यूशन करने की वजह से उस क्लास के कुछ लोगों का इंटरेस्ट फेलियर हो रहा है, तो डजंट मीन कि दूसरे लोगों का भी इंटरेस्ट इफेक्टेड होगा, वो भी फेलियर हो जाएंगे। यहाँ पे भले ही ये ट्रांजेक्शन बेकार हो गया, वैलिड नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई सन है तो यहाँ उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली जाएगी। यहाँ इस बी के 3 बच्चे होते हैं, 2 डॉटर है और 1 सन है। डॉटर्स के फेवर में यहाँ जो ट्रांजेक्शन बनाया गया था वो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन सन के फेवर में जो ट्रांजेक्शन बनाया गया वो वैलिड हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 16। आप देखिए सेक्शन 16 की लैंग्वेज, सॉरी 16 पढ़ रही हूँ, 15 आप सेक्शन 15 की लैंग्वेज देखिए क्या आ रही है। सेक्शन 15 कह रहा है
if on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a class of persons, अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के समय पर कोई क्रिएट किया गया है, कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, इसके लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, इसके लिए एक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए बेनिफिट क्रिएट किया गया है, बी के बच्चों के लिए यहाँ पे एक वर्ग के लिए यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट क्रिएट किया। विथ रिगार्ड टू सम ऑफ सच इंटरेस्ट फॉल्स फेल्स है ये, सॉरी टाइपिंग एरर, फेल्स बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14। अब जिसमें से क्या हुआ, कुछ का इंटरेस्ट क्या हो गया, फेलियर हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि वो सेक्शन 13 और 14 की चीजों को पूरा नहीं करता। सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोस पर्संस ओनली, ऐसा इंटरेस्ट फेलियर किसके फेवर में होगा, केवल उन्हीं लोगों के फेवर में होगा फेलियर, है ना, सबके लिए फेलियर नहीं होगा। एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास, वो पूरे वर्ग के लिए निष्प्रभावी नहीं माना जाएगा। पढ़ लो इस लैंग्वेज को, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं कोई डाउट हो। वाला है वो बताओ किसी भी तरीके का डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं आप लोग? सबको क्लियर है ये टॉपिक? ज्योति, शुभेंद्र, शीला, विजेता, क्लियर है? इसमें मैम मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, वो तो सारी चीजें है ही। अब गाड़ी आगे चली गई, 13-14 वाली कंडीशन तो ऐसे ही है, वो पढ़ लिया अपन, उसको कहीं से इधर उधर नहीं हिला रहे अपन, उसी के आगे पढ़ रहे हैं। 13 में अभी तक क्या पढ़ा था हमने, एक व्यक्ति की बात है, कौन सा व्यक्ति, जो अनबॉर्न पर्सन, क्या उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है तो कुछ शर्तों के साथ हो सकता है। और यहाँ इसने आगे बढ़ा दिया, इसी की प्रिंसिपल्स हैं आप जो बताए, इसी के सिद्धांत। बताइए कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी की भी? चलिए एक इलस्ट्रेशन इसमें और देखते हैं। सेक्शन 15 की ही बात कर रहे हैं अभी अपन, अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15, और अभी हमने बात की सेक्शन 13 के एक इलस्ट्रेशन की, कि सेक्शन 13 की कंडीशन का वायलेशन हो रहा है ना, तो फिर वहां उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा। अब सेक्शन 14 में जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो किसी प्रॉपर्टी को रोकने की अवधि है अनबॉर्न पर्सन के पास न जाने के लिए और रोके जाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो दैट इज 18 ईयर्स, एज ऑफ मेजॉरिटी, नॉट मोर देन। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो ट्रांजेक्शन सेक्शन 14 को हिट करेगा, तो वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की है फॉर लाइफ, उसके बाद सी को फॉर लाइफ, ई को भी फॉर लाइफ और ई को भी फॉर लाइफ। और फिर ये तीनों कौन है, ये बी के चिल्ड्रन है, बी के तीनों बच्चे हैं ये, तो इन सबको कैसे दे रहा है, फॉर लाइफ दे रहा है। उसके बाद कह रहा है और अगर कोई चाइल्ड अनबॉर्न
अनबॉर्न चाइल्ड इसका बी का ही, अगर इन तीन के अलावा बी का कोई चाइल्ड होता है, उसको अगर 25 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, अगर वो 25 इयर्स एज गेट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसे फिर क्या करेगा वो? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पे जब इसने ट्रांजैक्शन किया इस प्रॉपर्टी का, तो ये सब जीवित व्यक्ति है। अनबॉर्न कौन है? केवल एफ। अब इस अनबॉर्न पर्सन के बारे में इसकी कंडीशन क्या डाल दी? ये जब 25 साल का हो जाएगा, क्या अलाउड है लॉ में? कौन सा सेक्शन रोकता है? सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 को हिट करने वाली कंडीशन डाल दी इसने, यानी इसका इंटरेस्ट कैसा हो गया? फेलियर, क्योंकि सेक्शन 14 की कंडीशन को हिट कर रहा है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वर्ग पे प्रभाव पड़ेगा। ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे रहेंगे? वैलिड एज इट इज रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो सेक्शन 15 ने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर किसी क्लास को ट्रांसफर किया गया है, उस क्लास में कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि सेक्शन 13, 14 की कंडीशंस का वायलेशन होता है, तो जिनका वायलेशन हो रहा है वो हटा दिया जाएगा, बाकी लोग जो है वहां पे उनके इंटरेस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम वैसे जैसे आपकी क्लास में 10 लोग बैठे, उसमें से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है इस बार, अगर आरजेएस, बाकी हो सकता है सेकंड में हो, थर्ड में हो, है ना? तो सारे के सारे जरूरी नहीं है इस वाले एग्जाम में क्लियर हो जाए। जो जितनी मेहनत करेगा उस अकॉर्डिंग जो पास हो गया, क्योंकि वो उसी क्लास में बैठा था, दंड मिलेगा तो वो अपनी मेहनत से निकला है, उसका उसने जो मेहनत की वो प्रॉपर जस्टिफाइड मेहनत। तो वैसे ही यहाँ पर जिनका ट्रांजेक्शन वैलिड है अकॉर्डिंग टू लॉ है, उन्हें तो चलने दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है आपका सेक्शन 15। अब आइए सेक्शन 16 की बात करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन के लिए कंडीशंस 13 वाली तो चाहिए ही चाहिए। अब बात करेंगे सेक्शन 16 के अंदर क्या हो रहा है? प्रायर इंटरेस्ट हो रहा है और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट हो रहा है ना? दो तरीके की बातें होती है। प्रायर इंटरेस्ट के ऊपर बेस होकर फिर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। तो कह रहा है प्रायर इंटरेस्ट अगर फेलियर हो जाएगा तब जाके बाद वाले को मिलेगा, पहले वाला फेल होगा तब बाद वाले को मिलेगा। ठीक है? अब इसके उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे ए कोई प्रॉपर्टी बी को देता है फॉर लाइफ, उसके बाद वो कह रहा है उसके ऊपर चुप जाएगी जो कि पहले 25 इयर्स एज गेट कर लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता कि वो 25 इयर्स की एज गेट करे तो वो प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो ट्रांजेक्शन जो कि 25 इयर्स एज वाली बात कर रहा है, सेक्शन 16 में कह रहा है ए बी को ट्रांसफर कर रहा है फॉर लाइफ, इसके बाद बी जो सी है वो अनबॉर्न है। ये कह रहा है इसकी अभी मैरिज भी नहीं हुई है, इसकी जब मैरिज होने के बाद इसके चाइल्ड होता है, और वो चाइल्ड जब 25 साल की उम्र प्राप्त कर लेगा तो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? इसके पास चली जाएगी, सी के पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये वाली बात, ये तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहा है, ये कह रहा है इसको दे देना पूरा, सारी संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, अनबॉर्न। लेकिन अगर इसका जन्म ही नहीं हुआ, या अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस में ये अनबॉर्न पर्सन 25 साल के पहले अगर इसकी डेथ हो जाती है, 25 साल की उम्र ये प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? डी होगा। डी जो कि कौन है? अभी जीवित है। डी अभी कौन है? अभी सरवाइव कर रहा है, ये जीवित व्यक्ति है। तो ये कह रहा है कि तब प्रॉपर्टी इसके पास आएगी अगर सी का एग्जिस्टेंस आया ही नहीं, सी इस दुनिया में आया ही नहीं। तो डी के पास प्रॉपर्टी मिलने की कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे? डी के पास प्रॉपर्टी किस सूरत में आनी है? ये तो क्या सोचेगा कि सी आए ही दुनिया में तो संपत्ति मेरे पास आ जाए।
डी के पास क्योंकि संपत्ति कब आनी है, जब ये 25 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर पाता। 25 साल की एज में तो फिर प्रॉपर्टी का मालिक ही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी का जन्म हुआ 25 साल की उम्र तक, वो हो सकता है उससे पहले डेथ हो गई किसी वजह से उसकी, तो फिर ये प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ ये 25 ईयर्स एज वाली बात पहले जो आ रही है कंडीशन, ये प्रायर कंडीशन है, इसके फेलियर होने पे डी के पास आनी है। अब ये जो प्रायर कंडीशन है किसको हिट कर रही है, क्या ये वैलिड है, ये नॉट वैलिड। ये कहता है कि जब प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो गया, ये प्रायर इंटरेस्ट क्या है, फेलियर, तो उस पर आधारित सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी हो जाएगा फेलियर। देखो मैं वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, पहले उसके बाद क्वेरी करना आराम से। मैं क्या बता रही हूँ आपको, ए ने एक ट्रांजेक्शन में कौन सा पढ़ रहे हो आप, सेक्शन 16 पढ़ रहे हो। सेक्शन 16 का की पॉइंट कौन सा लेना है आपको, प्रायर इंटरेस्ट या प्रायर कंडीशन, ये वर्ड ध्यान रखिए। पहले कोई प्रायर कंडीशन है, वो फेल हो जाती है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी दूसरे को जा रही है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बी को दे रहा है फॉर लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, बी जीवित है, वो फॉर लाइफ दे सकता है। उसके बाद ये कह रहा है कि बी के अनबॉर्न चाइल्ड सी को जाएगी ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली जाएगी, तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, धारा 13 के अकॉर्डिंग एब्सोल्युटली जा सकती है। प्रायर इंटरेस्ट भी बी के फेवर में क्रिएट है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने कहा ये प्रॉपर्टी 25 इयर्स की एज जब तक नहीं हो जाती अनबॉर्न चाइल्ड की, तब तक इसको ये अधिकार संपत्ति का नहीं मिलेगा। अब यहाँ इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि धारा 14 कह रही है कि आप 25 साल तक तो रोक ही नहीं सकते, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था, 18 साल लिखना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 18 के ऊपर लिखते ही क्या हुआ, सेक्शन 14 आ गया बीच में, भैया ऐसा कर ही नहीं सकते आप, इजाजत नहीं है आपको, इजाजत नहीं है आपको इस बात की करने की। लेकिन ट्रांसफर ने क्या किया, ऐसा लिखा कि इसको 25 साल का उम्र प्राप्त होने पे मिलेगा, जो कि अनबॉर्न है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि ये तो अनबॉर्न है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, इसने कहा अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, और डी अभी जीवित है। अब यहाँ पे डी का इंटरेस्ट किस पे निर्भर कर रहा है, प्रायर इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट के फेल होने पे, पास हो गया तब तो गई ना प्रॉपर्टी उसके पास, प्रायर इंटरेस्ट के फेलियर पे उसको इंटरेस्ट मिलना है, और प्रायर इंटरेस्ट खुद ही फेलियर है, क्योंकि धारा 14 को हिट कर रहा है। तो सेक्शन 16 ये कहता है, अगर प्रायर इंटरेस्ट पे बेस होके आप कोई इंटरेस्ट लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली क्रिएट करते हो, और प्रायर वाला फेल हो गया, तो उसके आधार पे सब्सिक्वेंट वाला भी फेल हो गया। सिंपल उदाहरण से क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था जी मैं, सेकेंड ईयर में पास हूँ, आरजेएस का एग्जाम देने आया हूँ, बाय मिस्टेक पता नहीं रिकॉर्ड्स में कैसे रह गया, वो लॉ ग्रेजुएट माना जाएगा क्या, वो सेकंड ईयर में भी पास है, वो थर्ड ईयर में भी पास है। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर का उसका किसी के ध्यान में भी नहीं आया, और वो फेलियर था लड़का, बना दे आरजेएस, सब्सिक्वेंट वाला तो पास है, आरजेएस का एग्जाम भी क्लियर कर लिया उसने, सेकंड ईयर भी पास कर लिया, थर्ड ईयर भी पास कर लिया, आरजेएस भी क्लियर कर लिया, बना दे आरजेएस। प्रायर वाला क्या है, फेल, तो पीछे वाला भी फेल, तो सेक्शन 16 के लिए आपको यही याद रखना है, प्री में फेल तो आगे मेंस और इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं है। बताइए कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, वैलिड हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं। एनी क्वेरी, ज्योति, शीला, शुभेंद्र? मैम इसमें जो ये प्रायर इंटरेस्ट है ये वाला नहीं होगा जो पहले हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं?
प्रायर लाइफ इंटरेस्ट अलग बात है, यहाँ कंडीशन की बात है। प्रायर कंडीशन जो बनाई गई ना वो फेलियर होगी। उसने प्रायर जिसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया उसके बाद किसी को सब्सिक्वेंटली जाना है, तो जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया वो फेलियर था, वो सी ट्रांजैक्शन जो बनाया वो फेलियर था। यहाँ मैम उसने मेरा ये डाउट, जैसे कि अगर बी के फेवर में जो हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, अगर वो फेल कर जाता है तो सी के पास नहीं जाएगी, ऐसा ऐसा तो नहीं, ये यहाँ पे जो बात करेंगे ना हम यहाँ केवल किसकी रेफरेंस पे बात करेंगे, 13, 14 की कंडीशंस का वायलेशन हो रहा हो। यूं तो धारा 25 नहीं है क्या? धारा 25 क्या कहती है? इलीगल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। ए अगर बी का मर्डर कर देता है तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। ए सिर की बल चल लेता है, जादू से खजाना खोज लेता है, मरे हुए आदमी को जीवित कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। हमने क्या कहा धारा 25 से? ऐसी कंडीशन मत लगाओ, ये कंडीशंस तो इम्पॉसिबल है, इलीगल है। उनके ऊपर बेस्ड अगर कोई है तो उसको अपन ने क्या कहा था, वो भी फेलियर होगा। तो फेलियर तो वहां भी है, लेकिन 16 में और 15 में, सेक्शन 15 और 16 में जो हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट ना मिलने का, सब्सिक्वेंटली उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है इस ट्रांजैक्शन का, वो केवल तब बात कर रहे हैं जब कौन हिट हो रहा है, 13 और 14 का वायलेशन हो रहा है। आरी के बात समझ के शुभेंद्र क्लियर हुआ क्या आपको? यस मैम, यस मैम। और आप जो प्रायर इंटरेस्ट कह रहे हो ना, वो प्रायर इंटरेस्ट तो फॉर लाइफ आपको देना ही है, वो तो 13 वाली कंडीशन तो एज इट इज रखनी है ना आपको, नहीं तो 13 तो अपने आप ऑटोमेटिकली फेल हो गया। आप कहो ए ने बी को दिया, अनबॉर्न पर्सन है, उसको एब्सोल्युटली दे दी जाए तो अनबॉर्न, ऐसा कर सकते हो क्या आप? ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की जो कि अनबॉर्न है, और कैसे ट्रांसफर कर दी? एब्सोल्युटली कर दी। ये ट्रांसफर वैलिड है क्या? नहीं मैम, वो तो पहले से ही इनवैलिड है। प्रायर इंटरेस्ट ही नहीं है। वो 13 वाली कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी ना, प्रायर इंटरेस्ट होना चाहिए तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड है। फिर उसके बाद प्रायर इंटरेस्ट के बाद वो जिस अनबॉर्न पर्सन को दे रहा है वो फेलियर हो गया किसी वजह से। वो फेलियर इसलिए हो गया क्योंकि या तो धारा 14 की कंडीशन वायलेशन हो रही है या 13 की कंडीशन वायलेशन हो रही है। तो सेक्शन 16 ये कह रहा है कि प्रायर वाला फेलियर हो गया तो उसके ऊपर निर्भर जो था 16 वो भी अपने आप ही एंड हो जाएगा। और ठीक है मैम, यस मैम। अब आप इसकी भाषा भी देखो क्या करेंगे। Where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, जहां किसी भी कारण से जो नियम धारा 13 और 14 में दिए गए हैं, an interest created for the benefit of a person or of a class of persons fails, जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है किसके फेवर में, अब यहाँ साफ कह दिया ना इसमें, हम सिर्फ किसकी बात करें 13 14, जहां हमने 13 14 में कोई बेनिफिट क्रिएट किया वो फेल हो गया, या किसी व्यक्ति के फेवर में या क्लास के फेवर, इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास, या पर्टिकुलर व्यक्ति का फेलियर हुआ या पूरी क्लास वर्ग का फेलियर हुआ। Any interest created in the same transaction, this is important, same transaction से भी अंडरलाइन करना, उसी ट्रांजैक्शन में अगर कोई और इंटरेस्ट भी क्रिएट किया गया है किसी और के फेवर में, है ना, सेम ट्रांजैक्शन एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट, और ये जो सेम ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वो कब इफेक्ट में आएगा, जब कंडीशन प्रायर वाली फेलियर हो जाए, अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट, ये प्रायर इंटरेस्ट फेलियर हो जाएगा तो पीछे वाली क्लास की ये बात कर रहा है, ऑल्सो फेल्स, तो पीछे वाली क्लास का सब्सिक्वेंटली जो इंटरेस्ट क्रिएट किया हमने वो भी क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है आपकी तो पूछिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आपको एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन 13 अनबॉर्न पर्सन के बारे में बताओ, ठीक है,
और अगर ये क्वेश्चन आपको एक लेंथी क्वेश्चन मिला है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है, 6 मार्क्स का भी मिला है, तो आपको केवल 13 लिख के फ्री नहीं करना है एग्जामिनर को। हम इसलिए सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए हैं। हम अगर मेंस के अंदर कई बच्चे कॉपी लेके आते हैं कि भाई हमारी कमी कहाँ रह गई है, हमसे 13 पूछा, हमने 13 बताया है, भाई बहुत अच्छे से बताया है, ये हमने केस भी बता दिया यहाँ पर, तो फिर क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे आपको 13 पूछा है तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, 13 के साथ 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18 तक कंटिन्यूअसली ये टॉपिक है पूरा, 15 to 18। भले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो केवल आप आउटलाइन दे दीजिए। आपको मार्जिन है 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ उनके बारे में कीजिए, लेकिन केवल 13 लिखने से कंप्लीट नहीं होगा, आपको 13 to 18 ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करके देना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अपन 13 लिख के फ्री हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन अपन सोचते हैं कि भाई अनबॉर्न पर्सन के बारे में दिमाग में क्या बैठा होता है, 13 ज्यादा से ज्यादा हाथ मार के 14, लेकिन वो पूरा टॉपिक आएगा 13 to 18 प्लस उसके साथ में आप उसे सेक्शन 20 भी बताओगे, तब जाके आपका ये टॉपिक पूरा होगा। बिल्कुल आ सकते हैं, फ्री में तो ऐसे ही आता है, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी अपन लिख पाएंगे। यस, कोई भी क्वेरी है तो पूछिए। चलिए, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और उसी आधार पे मैं चलती हूँ सेक्शन 17 पे, ये मानते हुए कि आपको ये क्लियर हो गया है, अगर आपको कोई डाउट नहीं कुछ। सेक्शन 17 पे चलते हैं। सेक्शन 17 भी बहुत शानदार सेक्शन है। ये क्या कह रहे हैं आपको, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। जिन्होंने स्टार्टिंग से इस क्लास को पढ़ा है, अगर आपको सेक्शन 11 याद हो, आपने सेक्शन 11 अगर याद हो और 10 याद है कुछ, 10 11 में क्या पढ़ा था, 12 में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम कंडीशनल ट्रांसफर आपने पढ़े थे क्या, शर्त कोई लगा के हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो वैलिड होता है कि नहीं। तो ये पढ़ा आपने कि ये शर्त लगा के ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये शर्त प्रायर भी हो सकती है, ये शर्त सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, नो इश्यू। आपने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था, अगर किसी व्यक्ति को आगे प्रॉपर्टी को एलिनेट करने से रोका जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो वो कंडीशन वॉइड होगी। 11 में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गैप आ जाता है तो भूल जाते हैं, बिल्कुल बट नेचुरल सी बात है। मैं खुद भी जब आपकी क्लास में, अब तो सैटरडे को तो क्लास हुई भी नहीं, लास्ट सैटरडे भी ऐसे ही हुआ था, क्लास में हफ्ते में एक ही क्लास हुई, तो मैं खुद भी जब आती हूँ तो हमें देखना पड़ता है कि क्या टॉपिक पिछला पढ़ा था, उसकी गलती नहीं है। लेकिन बी का टीचर तो चलो चल जाएगा, मेरे को एग्जाम नहीं देना, लेकिन आपका बी के स्टूडेंट याद नहीं रहना दिक्कत पड़ जाएगी। आप क्लास में जब भी आए तो उसको रिकॉल करके आए, है ना। अभी तो थोड़े बहुत ही सेक्शन पढ़े हैं। 11 में आपने ये पढ़ा था कि आप किसी को भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, कि अगर मैंने प्रॉपर्टी आपको बेच दी है और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हो, तो आई कैन नॉट मेक एनी इंस्ट्रक्शंस टू यू कि भैया मेरा मंदिर यहाँ बना हुआ था, आप इसको मत छेड़ना, मंदिर ही रहने देना, मैंने तो बेचा है इस प्रॉपर्टी को, आपको मजबूरी थी, लेकिन आप इसको मंदिर ही रहने देना, यहाँ किचन ही रहने देना। ये इस घर में आप रह सकते हो, आपका कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं आएगा, है ना। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको धारा 11 ने क्या कहा था, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, अगर लगाया गया है रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू एंजॉयमेंट तो वो वॉइड होगा। और ऐसे ही सेक्शन 12 में आपने पढ़ा था
कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके ट्रांसफर के पास आ जाएगी, ऐसी कंडीशन भी वॉइड होगी, सिवाय लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट की। ये अपन ने पढ़े थे ट्रांजेक्शन। अब एक तरीके से दोबारा पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले हो सेक्शन 11 का एक्सेप्शन पढ़ने वाले हो। सेक्शन 11 में जहां कहा था कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में सेलर बायर को डायरेक्शंस नहीं दे सकता, है ना। ट्रांसफर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन 17 में ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं ट्रांसफर ने, और ये इंस्ट्रक्शंस वैलिड भी हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी की कोई इनकम आती है, उस इनकम को आपको एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है। मैंने प्रॉपर्टी आपको बेच दी और मैंने आपको कहा इस प्रॉपर्टी का हर महीने 25,000 रुपए किराया आ रहा है। आपको क्या करना है? इस किराए की रकम को इकट्ठा करना है कुछ पर्पसेस से, ठीक है। और मैंने इस इंस्ट्रक्शन